पटना में तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी बंगला 5 देश रत्न मार्ग खाली कर दिया है। ये बंगला बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ है। तेजस्वी के बंगला खाली करते ही नया विवाद भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकारी बंगले से बहुत सारा सामान गायब है। आरोप यह है कि बंगले से पलंग, सोफा, बाथरूम, बाथटब, नल, बेसिन, ये सारी चीजें गायब हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये बंगला अलॉट किया गया था और अब ये बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ है। लेकिन बीजेपी ने बंगला खाली करने के बाद ये आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के बंगले से कई सारी चीजें गायब हैं। सोफा, पलंग गायब है। इसके अलावा बाथटब, नल और वॉश बेसिन जैसी चीजें भी इस बंगले में मौजूद नहीं हैं। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, क्या जानकारी मिल रही है? तेजस्वी यादव पर बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही है कि सरकारी बंगले से तमाम चीजें गायब हैं। देखिए, ये 5 देश रत्न मार्ग है जो कि उप मुख्यमंत्री के नाम पर करणांकित है। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तब उन्हें यह आवंटित हुआ था, तब से वो रहते आए थे। हालांकि खाली करने का नोटिस जरूर दिया गया था, लेकिन इस बीच में 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने यह बंगला खाली किया गया है और इस बंगले को राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है, जो विजयदशमी के दिन इसे यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। इस बीच सम्राट चौधरी और उनके लोग जब वहाँ पर नए सिरे से रंग रोगन कराने पहुंचे हैं तो उन्होंने ये आरोप लगाया है। खास करके दानिश इकबाल नाम के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कई चीजें गायब हैं। जो महीने सोफे थे वो गायब हैं, कई एसी पुराने लगा दिए गए हैं, नए एसी वहां से गायब कर दिए गए हैं, नल की टोटी गायब है, कुछ जो बाथ टब है वो गायब है, फ्रिज तक वहां से गायब है। ये उनका आरोप है। लेकिन इसके पहले भी जब तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी ये बातें सामने आई थी। जब सुशील मोदी ने ये आरोप लगाया था कि कई ऐसी चीजें हैं जहां पर महंगी महंगी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। और हालांकि तब ये कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से अपनी सुविधा के लिए कुछ चीजें अपने फंड से वहां पे लगवाया है। तो जब भवन निर्माण विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, ये एक राजनीतिक आरोप हो सकता है। हालांकि कुछ चीजें वहां से जरूर जो निशान वहां पे हैं। शुक्रिया रूपेश आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं जमीन के बदले नौकरी मामले की। इस पूरे मामले में लालू यादव परिवार को राहत मिल गई है। लालू फैमिली को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से 1 लाख के मुचलके पर बेल मिली है। आप देखिए पूरी खबर। तस्वीरें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज लालू परिवार की पेशी हुई। मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली। लालू समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती एक ही टेबल पर साथ बैठे दिखे। कोर्ट को बताया गया कि समन की तामील करते हुए सभी आरोपी पेश हुए हैं। सभी आरोपियों ने जमानत अर्जी दाखिल की है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले को तेजस्वी यादव ने राजनीति से प्रेरित बताया। राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी है उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 8 आरोपियों को समन जारी किया। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में 11 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से पंजाब तक ईडी की रेड को लेकर जानकारी मिल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड। संजीव अरोड़ा के दिल्ली पंजाब ठिकानों पर रेड। दिल्ली से पंजाब तक कुल 17 जगहों पर ईडी की ओर से रेड की जा रही है। संजीव अरोड़ा के सहयोगी के ठिकानों पर भी रेड। जमीन अलॉटमेंट मामले में ईडी की ओर से यह एक्शन लिया गया। आप सांसद के घर ईडी की रेड पर केजरीवाल का बयान, ये रेड भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। ईडी ने सभी को तो गिरफ्तार कर लिया, हमारी पार्टी के पीछे पड़े हैं, हम डरेंगे नहीं, ये कहना है केजरीवाल।
ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, वहीं दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया, झूठे केस में फंसाकर 6 महीने तक जेल में रखा गया, लेकिन बीजेपी का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी रुके हुए काम जल्द ही पूरे हों। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर एक झूठे केस में फंसाकर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखा। इस षड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। और आप सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की टीमें रेड कर रही हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिली है ईडी को संजीव अरोड़ा के बारे में, जिसके बाद छापेमारी की यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ईडी की टीम ने 17 लोकेशन पर रेड की है, दिल्ली के अंदर, जालंधर में, इसके अलावा लुधियाना के अंदर। बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, उनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं उन पर भी इस वक्त रेड की जा रही है। दरअसल संजीव अरोड़ा की कंपनी के रितेश प्रॉपर्टीज उसका नाम है। ये आरोप है कि गलत तरीके से तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए कुछ सरकारी लैंड थी जो कि संजीव अरोड़ा की कंपनी को दी गई है, और उसके बाद वो दरअसल जो थी वो कमर्शियल लैंड थी और उसको रेजिडेंशियल लैंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस तरीके के आरोप लगाए गए, जिसके बाद बाकायदा ईडी ने पीएमएलए के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही संजीव अरोड़ा के जो करीबी हैं, जो रियल एस्टेट कंपनी के से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें हेमंत सूद है, चंद्रशेखर है, इनके ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। और जो हेमंत सूद है उनका नाम जो एक लॉटरी कांड था उसके अंदर भी आया था। तो फिलहाल जो ईडी की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तमाम दस्तावेज अब तक बरामद किए जा चुके हैं इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए, और संजीव अरोड़ा के रेजिडेंट समेत उनका जो सरकारी जो आवास है वहां पर भी बताया जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंची, और साथ ही इसके अलावा जो उनकी कंपनी के एड्रेसेस हैं वहां पर भी ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक संजीव अरोड़ा के तमाम ठिकानों पर रेड मार रही हैं ईडी की टीमें, और आम आदमी पार्टी से लेकर हमलावर नजर आ रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा में काउंटिंग से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। हरियाणा में नेतृत्व पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा, यह दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान दिया गया। हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य है हरियाणा में बदलाव लाना। हरियाणा में नई शुरुआत के लिए कांग्रेस सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा में कोई सकारात्मक काम नहीं किया है, यह बयान दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया। एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे जहाँ तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है।
उधर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान को अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। भागवत ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं को एकजुट होने वाले बयान पर ओबीसी ने पलटवार किया और कहा कि भागवत कभी चीन पर नहीं बोलते। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है मगर मोहन भागवत नो, हिंदुओं को खतरा है। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भागवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं मोहन भागवत ने क्या कहा था। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहुल गांधी ने दलित किचन का जायका लिया। उन्होंने वीडियो के जरिए दलित किचन के बारे में अपने अनुभव शेयर किए। तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं। इस वीडियो को राहुल गांधी ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए उन्होंने तुकाराम सनदे परिवार के साथ एक दोपहर बिताई। ऐसा हम मिक्स कर दीजिए, बस कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलित खान पान के प्रति जागरूकता की कमी है। समानता तभी संभव है जब हर एक भारतीय दिल में भाईचारे की भावना के साथ कोशिश करेगा। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और महाकुंभ से पहले पीएम मोदी अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 10 से 15 दिसंबर के बीच पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा होगा। देखिए इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरे शहर को सजाया संवारा जा रहा है। अक्षय वट कॉरिडोर सौंदर्यीकरण योजना भी अब अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री मोदी भी प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम 10 से 15 दिसंबर के बीच प्रयागराज आएंगे। इस दौरे पर वो महाकुंभ समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने 10 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने का निर्देश दिया है। महाकुंभ के दौरान मुख्य पर्व पर वीआईपी और वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। महाकुंभ में भीड़ और श्रद्धालुओं की सुविधा पर फोकस होगा। तो माना जा रहा है कि महाकुंभ में अक्षय वट कॉरिडोर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र होगा। मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष के पास कामकूप नाम का तालाब था। उस दौरान मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग वृक्ष पर चढ़कर तालाब में छलांग लगाते थे। अक्षय वट कॉरिडोर को महाकुंभ से पहले पूरा करने के लिए सीएम योगी इस प्रोजेक्ट की खुद निगरानी कर रहे हैं। तो महाकुंभ के लिए भी इस बार जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। और वहीं कल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा इस बात का किया है कि 10 से 15 निर्दलीयों के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाएगी। जो एग्जिट पोल होते हैं वो अनुमान होते हैं, ओपिनियन। रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे। ये जो एग्जिट पोल अलग अलग टेलीविजन चैनल्स ने दिखाए हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी का आंकड़ा इससे बढ़ेगा। 35 के करीब बीजेपी अपने दम पर विधायक बीजेपी के जीतेंगे और बीजेपी की सपोर्ट से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स चुनावों के बाद 8 तारीख चुनावों की गिनती के बाद जब जीत के आएंगे तो क्या छोटे मोटे दलों के साथ आप जाएंगे, जैसे अपनी पार्टी एआईपी या फिर गुलाम नबी आजाद की? भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 12 से 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने की संभावना है। 15 आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स भी होंगे और मुझे विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपने विधायक जीत के आएगी और कुछ बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे तो बीजेपी की सरकार।
केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए एनआरसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है। रूबिका और अंकिता जैसी बेटियां काट काट के फेंकती गई हैं। कई बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे विवाह किया, उनके नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं और यह संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। चुनाव लड़ जाती हैं बेटियों से शादी की, चुनाव लड़वा दिया तो स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, इसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। दिल्ली में त्योहार के सीजन के दौरान आतंकी हमले की आशंका जताई गई। जांच एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। खुफिया एजेंसी को जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक आतंकी विदेशी नागरिकों को भी ढाल बना सकते हैं और बड़ा हमला कर सकते हैं। इस बात की भी आशंका है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक आपत्तिजनक कंटेंट से भी माहौल खराब करने की साजिश की जा सकती है। दिल्ली में त्योहारों के दौरान आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है। जांच एजेंसी को इनपुट मिला है कि त्योहार के दौरान दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े इनपुट साझा किए हैं। आतंकी किसी बड़े टेरर मॉड्यूल को अंजाम दे सकते हैं। निशाने पर भीड़ भाड़ वाली जगह और कुछ देशों के दूतावास हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस को निगरानी बढ़ाने का अलर्ट दिया गया। खासतौर से बाजारों और बड़े डीलर्स के दफ्तर और गैराज की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी आम लोगों से सचेत रहने की अपील की है। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भी चेकिंग निगरानी बढ़ा दी गई है। और यूपी के रायबरेली में रविवार को एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा, जहां लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से समय रहते ट्रेन रोक दी। घटना रायबरेली के हीरो थाना क्षेत्र के रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां एक डंपर रेल पटरियों पर मिट्टी का ढेर ढालकर भाग गया। इसके बाद यहां से शटल ट्रेन संख्या 04251 जा रही थी, लेकिन तभी पायलट की नजर मिट्टी के ढेर पर पड़ी और उसने ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से ट्रैक से मिट्टी का ढेर हटाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। इसमें रात के समय डंपर से मिट्टी ढुलाई का काम किया जाता है। रविवार की देर शाम भी चालक डंपर से मिट्टी लेकर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच वो अचानक रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर भाग गया। उसके थोड़ी ही देर बाद रायबरेली से रघुराज सिंह स्टेशन के बीच चलने वाली शटल ट्रेन पहुंची, लेकिन लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी देखी और ट्रेन को पहले ही रोक दिया। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में ट्रेन को पलटाने की कोशिश की कई खबरें आ चुकी हैं। इससे पहले कानपुर में भी ट्रेन को डीरेल करने की साजिश को लेकर खबर आई। साथ ही झांसी से भी ऐसी ही साजिश की खबरें मिली। और देखिए, कांग्रेस से बड़ी खबर आ रही है। 23 अक्टूबर से दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा होगी, जिसमें राहुल, प्रियंका के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 4 फेजेस में यानी 4 चरणों में यात्रा होगी। 23 से 28 अक्टूबर, 4 नवंबर से 10 नवंबर, 12 नवंबर से 18 नवंबर, 20 नवंबर से 28 नवंबर, यानी कि 4 फेजेस में इस न्याय यात्रा को निकाला जाएगा। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर यह न्याय यात्रा आयोजित की जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आप से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। शराब घोटाले को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, सोर्सेस की जानकारी दे रहे। भ्रष्टाचार के आरोप पर आम आदमी पार्टी को घेरने का प्लान दिल्ली में तैयार किया गया। पंजाब हरियाणा के तर्ज पर गठबंधन नहीं होगा। आप सरकार को झुंझुना सरकार बताया जाएगा, ये भी तय किया गया है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में दोनों पार्टीज के बीच में गठबंधन नहीं होगा। राहुल गांधी को एक वक्त पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा जाता था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि
जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव जिस दिन खत्म होते हैं 5 तारीख को, उसी दिन राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आगाज़ कर देते हैं और अब दिल्ली की बारी आ रही है सामने। देखिए, पूरी तरह से राहुल गांधी जी की छवि को ख़राब करने में बीजेपी आरएसएस ने बहुत ताकत लगाई, बहुत रिसोर्सेज लगाए, लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, वो बहुत सीरियसली देश की राजनीति को ले रहे हैं। जब से खास तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, तब से जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को उन्होंने संसद में डिफीट किया है, वो पूरे देश ने देखा है कि वो जनता की आवाज़ कैसे उठाते हैं। अब बात आती है कि अब हमारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो ऑलमोस्ट हम विनिंग कंडीशन पे हैं ही, इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में ऑलरेडी लग गए हैं, झारखंड है, फिर उसके बाद दिल्ली है फरवरी के अंदर। दिल्ली क्योंकि लगभग 10-12 वर्षों से कांग्रेस से थोड़ा दूर थी, जबकि दिल्ली का मुख्य विकास हम ही ने किया, शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया। मेट्रो हो, फ्लाईओवर हो, पॉल्यूशन फ्री करने की बात हो, गरीबों के मकान की बात हो, जितना काम हम करके गए उसका पैच वर्क भी केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। केवल झुंझुना झूठ का और जिस तरह से बिजली और पानी फ्री करने के नाम पर इन्होंने ठगी की है, वो देश की जनता देख रही है। अब इनको एक्सपोज करने के लिए और पूरी तरह से जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को ठगा है, दिल्ली के हाथ में जो झुंझुना थमा दिया है, उसी के माध्यम से हम एक दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली न्याय यात्रा नाम इसलिए रखा है कि दिल्ली के साथ बड़ा अन्याय हुआ है कि जो विकास की डगर थी वो रुक गई है, और दिल्ली में ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, अनऑथराइज कॉलोनीज थी, जे क्लस्टर्स थे, गरीब आदमी है, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह से दिल्ली पिसती चली गई है, उसको एक्सपोज करने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने रहेंगे पूरी तरह से। केजरीवाल जी इंडिया ब्लॉक में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और दिल्ली में आप लड़ते रहेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव जब लोकसभा का था तब उस समय पंजाब में भी हम लोग आमने सामने लड़े, और ऐसी चीज़ें पहले भी होती रही हैं। शिवसेना एनडीए का हिस्सा भी रही और तमाम राज्यों में अलग लड़े, और जेडीयू हिस्सा भी रही, और मणिपुर में, मिजोरम में अलग से भी लड़े। तो कई बार कुछ राज्यों की यूनिट से सलाह कर आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में पूरा निर्णय है, हम अकेले लड़ेंगे, और केजरीवाल और बीजेपी दोनों पार्टियों को हम पूरी तरह से शिकस्त देंगे। आइए इसी पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गया। कुमार, बड़ी असमंजस की स्थिति दिल्ली वालों के लिए पैदा कर रही हैं ये पार्टियां, जहां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा तो है, पंजाब में भी साथ है, हरियाणा में भी साथ है, लेकिन दिल्ली में साथ मंजूर नहीं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ केंद्र में साथ है, यानी मोदी सरकार से लड़ने के लिए या केंद्र में सरकार बनाने की बात आए या मोदी सरकार से टकराने के लिए विपक्षी एकजुटता की संसद में बात आए, वहां पर सिर्फ एक दिखाई पड़ेंगे। बाकी हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, यहां विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े जा रहे हैं। दिल्ली में लड़ने का फैसला किया है कांग्रेस ने। हरियाणा में सिर्फ एक सीट को लेकर समझौता हुआ था लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वहां भी अलग लड़े। पंजाब में विधानसभा लोकसभा दोनों अलग अलग लड़े। तो अब ये बड़ा दिलचस्प सा गठबंधन है कि दिल्ली में साथ रहेंगे। और अहम बात यह है कि जो दिल्ली की कांग्रेस की न्याय यात्रा है 23 तारीख से शुरू हो रही है, 4 चरणों की, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। यानी निशाने पर दिल्ली की जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि जो दिल्ली शीला दीक्षित ने बनाई थी, विकास किया था, वो दिल्ली नहीं रह गई। और इस न्याय यात्रा के दौरान 10 से 12 एग्जीबिशन भी इसी से जुड़े हुए लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ केस स्टडी भी रखे जाएंगे, और केजरीवाल सरकार को जनता को झुंझुना पकड़ाने वाली सरकार करार दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार, झुंझुना सरकार, ये नारा दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी कांग्रेस ने की है, और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के बाद राहुल गांधी ने अब दिल्ली को लेकर भी आगाज करने की तैयारी पूरी कर ली है, जो कि 23 अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कुमार विक्रांत आपका। आगे बढ़ते हैं। भारत मालदीव के बीच कई समझौते हुए। मालदीव हमारा सबसे अहम पड़ोसी, पीएम ने कहा। भारत मालदीव के रिश्ते मजबूत हैं, मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। दालू में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन और आलिफू में फर्स्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने में भी सहयोग दिया जाएगा। ओशिनोग्राफी और ब्लू इकोनॉमी में भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का
निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। हमने डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया है। कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। अड्डू में नया भारतीय कॉन्सुलेट और बेंगलुरु में मालदीव का नया कॉन्सुलेट खोलने पर भी हमने बात की है। और यूपी के देवरिया में छात्राओं से छेड़खानी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं। यहां छेड़खानी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में आरोपियों के पैर में गोली लगी तो छेड़खानी केस में 2 आरोपी अभी भी फरार है। देवरिया में 4 मंचरों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। इस बीच पुलिस ने घेरेबंदी के दौरान 2 आरोपियों को घेरा, मगर इन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इन्हें देर रात सिरसिया मार्ग पर घेरा था। मुठभेड़ में घायल आरोपियों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं। 4 अक्टूबर को इन बदमाशों ने स्कूल से घर लौट रही 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इन आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 आरोपी घायल हुए, बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के जहानाबाद में एक पूर्व मुखिया का कारनामा इन दिनों चर्चा में है। चुनाव हारने के बाद अब अपनी ही बनाई सड़क को उन्होंने तोड़ दिया। मामला जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के नौरू पंचायत के सिबल बीघा गांव का है, जहां पर पूर्व मुखिया ने गांव की सड़क को तोड़ दिया, जिससे कई गांव का आवागमन बाधित हो गया है। रास्ता बंद होने से नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर गुहार लगाई है। दरअसल जहानाबाद सदर प्रखंड के नौरू पंचायत के पूर्व मुखिया नागेंद्र यादव मुखिया रह चुके हैं। उन्होंने ही सिबल बिघा गांव में जाने के लिए ईंट सोलिंग कराई थी, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में पूर्व मुखिया छोटन यादव को भारी मतों से पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे नाराज होकर पूर्व मुखिया और उसके समर्थकों ने ट्रैक्टर से हल चलाकर सड़क को तोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव में पूर्व मुखिया को वोट नहीं दिया तो गुस्से में आकर वो सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। 15 साल के बाद है जो उनको अभी वोट नहीं दिए थे, अगले बार बिहारी मुखिया के दिए तो वो रोड बनाने लगे। छोटन मुखिया बोला कि जो रोड हम बनने नहीं दिए, ट्रैक्टर ले जाके जोत दिए। रोड का आवागमन चालू करने के लिए मिट्टी भरा एवं रोड़ा देकर चालू कर रहे थे, तो पूर्व मुखिया द्वारा आकर रोका गया, ट्रैक्टर से रोड काटा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छेड़खानी से परेशान एक महिला ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। महिला ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें महिला ने अपने पड़ोसियों के साथ ही कई लोगों पर गुंडागर्दी और छेड़खानी का आरोप लगाया। बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग की रहने वाली प्रियंका सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने से पहले मृतका ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर आत्महत्या करने के बारे में बताया। वीडियो के अपलोड होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। महिला ने अपनी फेसबुक पोस्ट में सुसाइड के पीछे की वजह के बारे में लिखा। उसने पप्पू यादव, नागू राव, डॉक्टर अजीत मिश्रा, हाईकोर्ट की वकील दीप्ति शुक्ला, अनिल शुक्ला, विवेक अग्रवाल उर्फ विक्की का नाम लिया है। प्रियंका सिंह आत्महत्या कर रही हूँ और मेरी मौत के जिम्मेदार पप्पू यादव, जो मुझे पिछले 4 सालों से मेरे साथ छेड़खानी और गुंडागर्दी करता है, और उसके कहने पे मेरा पड़ोसी डॉक्टर अजीत मिश्रा भी मेरे साथ छेड़खानी और गुंडागर्दी करता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला जो है फांसी के फंदे पर थी, उसको उतारा गया और उसके द्वारा, और इसमें पुलिस ने जो है तत्काल मर्ग पंजीबद्ध कर जांच शुरू की है। चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एयर शो के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है।
चेन्नई की मरीना बीच में हुए एयर शो के दौरान दम घुटने से हुई मौत के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। It is shocking that the DMK government did not make the necessary arrangements for the IAF air show. हैरानी की बात है कि डीएमके सरकार ने आईएफ एयर शो के लिए जरूरी व्यवस्था नहीं की। जिम्मेदारी लेने और दोषियों को सजा देने की जगह सीएम स्टालिन जवाबदेही से भाग रहे हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यन ने घटना पर दुख जताया और कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है और राजनीति करने वाले सफल नहीं होंगे। एयर शो के दौरान लोग करीब 3 घंटे तक धूप में खड़े रहे। इसकी वजह से 200 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। बात इसमें पक्ष विपक्ष से आगे बढ़कर हमें सोचनी चाहिए और मिलकर इस तरह के कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पाते हम लोग कि कितनी भीड़ आएगी, उनके लिए व्यवस्था क्या होगी। ये मुझे लगता है पूरे देश में हर शहर में ये हमें एक व्यवस्था बनानी चाहिए। वो चेन्नई में हुए एयर शो में मुख्यमंत्री भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गाय को जानवरों की श्रेणी से हटाने की मांग की है। उनका यह मानना है कि जब तक गाय को पशु माना जाएगा उसके साथ पशु जैसा व्यवहार होता रहेगा। महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा मिलने के बाद अब गाय को जानवरों की श्रेणी से हटाने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने क्या कहा है, सुनिए। सरकार का काम है कानून बनाना, तो कानून तो उनको बनाना पड़ेगा। उन्होंने गाय को पशु सूची में रख दिया है। गाय पशु नहीं है हमारी संस्कृति में। हमारे यहाँ तो गाय को देवता माना गया है, गाय को पूजनीय माना गया है, माता कहा गया है। तो हम वही चाहते हैं कि जैसा हमारी परंपरा में पहले से चला आया है लाखों वर्षों से, उसी चीज़ को आप कर दीजिए। गाय को पशु मत कहिए, पशु सूची से हटाइए। ये सरकार का काम है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगाराज मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि सरकार अपना कर्तव्य निभाए और गाय की सेवा के लिए आम लोग अपना फर्ज निभाए ताकि गाय को सुरक्षित किया जा सके। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का मानना है कि अभी गाय को पशु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता है। जिस दिन ये कानून बन जाएगा, गाय के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा।